Hello aspirants, मैं रचयिता धर। My PhD is in English Literature और मैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की क्लासेस लूँगी। ये मेरा डेमो सेशन है, मगर हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं PSIR क्लब पे 15 जनवरी 2022 से, जिसमें मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में बताऊंगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि स्ट्रैटेजीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की क्या रहती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके टिडबिट्स क्या रहते हैं, या कितने टाइम में हम उनको सॉल्व करते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक 40 to 50% उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पे हम फोकस करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा अपना एक स्कोप बढ़ा देंगे अपनी सिलेक्शन प्रोसेस का, क्योंकि हमारा एक मेजर फैक्टर ये रहेगा कि हमने अपना 40-50% बहुत ही करेक्ट कर लिया। लेकिन कॉम्प्रिहेंशंस ऐसे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कभी क्या जो ऑथर बोल रहे हैं कॉम्प्रिहेंशंस में, क्या हम वो क्वेश्चंस के साथ रेजोनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं क्या वही ऑप्शन सही है या नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस रहता है ऑप्शंस में। सेकेंडली, लैंग्वेज पे भी बहुत डिपेंडेंट रहता है। हम जो कॉम्प्रिहेंशंस रहते हैं जो इसमें आते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि हमारी लॉजिकल एबिलिटीज पे होता है या हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज पे रहता है। वोकैबलरी, अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हैं उस पर। एंड वोकैबलरी कैसे सॉल्व की जाती, वोकैबलरी कैसे अंडरस्टैंड की जाती है, और वो भी हम अपने कोर्स में बताएंगे, जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन का कोर्स 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। देन हमारी रीडिंग स्पीड कैसे इंक्रीज हो सकती है, हमें कैसे अपनी स्पीड इंक्रीज करना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें सिर्फ 1 या 1.5 ही मिनट मिलता है क्वेश्चन को। अगर हम 2016 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें हमारे 29 पैसेजेस थे, 28 क्वेश्चंस थे और 29 पैसेजेस। आप खुद देख लीजिए कि आधे से ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा पेपर हमारा जो था सी सैट का, वो कॉम्प्रिहेंशन पे ही डिपेंडेंट था। अगर हम 27 या 28 या 29 क्वेश्चन ही कर लेंगे, उसी में हमें समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि पेपर 1 की नॉलेज हमें पेपर 2 में नहीं अप्लाई करनी है। हमें डायरेक्टली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है उन चीज़ों को लेके जिन चीज़ों से जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकेंड, इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है, इन्फ्रेंस पावर हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इन्फ्रेंस पावर अगर बोले तो conclusions which are based on the evidences or reasonings, then हमारी रीजनिंग एबिलिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम क्लब करेंगे तो इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन को ठीक करने का बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। और कैसे ठीक किया जा सकता है, डेफिनेटली ये आपको विद ड्यू टाइम कोर्स में सब कुछ समझा दिया जाएगा। ये अगर आप देख सकते हैं तो PSIR क्लब का ये हमारा ऑनलाइन ऐप है, जो आप चाहें तो आप अपना फ़ोन में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसका लोगो कुछ ऐसा है, दिखने में मिलेगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू सॉल्विंग फ्यू पैसेजेस, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि पैसेजेस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन हम उनको कैसे हर एक का पर्सपेक्टिव अलग रहेगा, लेकिन जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, मोस्ट लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस रहता है, कोरोलरीज रहती है, देन क्रिटिकल रीजनिंग्स रहती है। तो क्रिटिकलिटीज कैसे, हम ऑथर की क्रिटिकलिटी कैसे समझानी, ये सारी चीज़ों को हम फोकस करते हुए हर पैसेज सॉल्व करेंगे। सो दीज आर द शॉर्ट पैसेजेस दैट वी विल बी सॉल्विंग एज ऑफ नाउ। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द पैसेज 1। आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हैं। जो ये पैसेज 1 है, ये हमें समझा रहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है, हम ग्लोबल पॉपुलेशन में यूरोपीय, नॉर्थ अमेरिका की सारी पॉपुलेशन जो है वो हर एक सेक्टर में एंगेज हो रही है, एग्रीकल्चर में एंगेज हो रही है। लेकिन जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये हमें लाइन बहुत अच्छे से समझनी है यहाँ पे।
अगर हम चाहें तो इस पैसेज में हम 30 सेकेंड्स के अंदर इस पैसेज में अपने आप को बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। अगर हम सारा पैसेज ये पढ़ेंगे, जो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। Even if India continues to do well in the service sector and the manufacturing sector picks up, it is expected that around 2030, when India overtakes China as the world's most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture. Now let's focus on this part, predominantly dependent on agriculture. अगर हम बहुत ही ध्यान से ये पढ़ेंगे तो हमें सामने पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज. Let's take predominantly dependent on agriculture as our key word or a key line, wherein we can figure out that what could be the possible answer depending upon the passages. Now let's take option D. Can D be the option that India's farming community should switch over to other occupations to improve their economic conditions? क्या ये पैसेज में इंडिया की फार्मिंग कम्युनिटीज के बारे में बात की गई है? नहीं, रिमोटली भी इस पैसेज में इंडिया की फार्मिंग के बारे में बिल्कुल बात नहीं किया गया है. सो ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, क्योंकि हमें मोस्ट लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस के ऊपर बात करनी है. एंड मोस्ट लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस का एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग ये रहता है प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एट द लॉजिकल कंक्लूजन्स. What could be the logical conclusion depending upon the passage, depending upon what author wants to say? So let's talk about, definitely D is definitely not an option because because the passage is not talking about the farming communities of India. Let's move to option C. India should take strict measures to control its rapid population growth. Do you think it could be the answer? It cannot be the answer. Why? Because this was never intended or never being implied in the passage. So again, this is not an option. So now we are left with option A and option B. Now let's move to option A first. Does the passage talk about the prosperity of the agriculture sector of India? No. Why? Because it is purely saying that despite of India doing well in the service sector and also in the manufacturing sector, which it will gradually pick up in the recent time or in the expected time, India will still be predominantly dependent on the agriculture sector. Despite and being the most populous country as well, it will still be dependent on the agriculture sector. So if we are clear about the word predominantly, and if we can connect the dots between the words, between the keywords into the passages, we can directly come on to the right option, that Indian economy greatly depends on its agriculture. Why A cannot be an option? Because कुछ statements ऐसे होते हैं जो true लगते हैं with regard to the universal truth that prosperity of agriculture sector is of critical importance to India. But based upon your opinions, these ideas are not being directly conveyed in the flow of ideas given in the passages. So this cannot be the option. Prosperity cannot be the option right now because the passage is not talking about the prosperity. It can appear true, but if we figure out the keywords into the passages, so we can come to the conclusion that option B is the right answer for this. Now let's talk about the passage number 2. आप पॉज करके ये पैसेज पढ़ सकते हैं, बहुत ही छोटा सा पैसेज है. इस पैसेज में ये बताया गया है कि जो पैथोजेंस है दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेस, दे आर अननोन and food contamination can occur at any stage from farm to plate. Since most cases of food poisoning go unreported, the true extent of global foodborne illness is unknown. Improvements in international monitoring have led to greater public awareness, yet the rapid globalization of food production increases consumers' vulnerability by making food harder to regulate and trace. We have the world on our plates, says an official of
WHO. You are most welcome to read the passage twice and thrice for the deep understanding of the passage, but looking at the length of the passage it doesn't require. अगर आप ध्यान से ही देखेंगे तो आप इसको 1 या 2 मिनट एक ही रीडिंग में समझ जाएंगे कि ये पैसेज क्या बात करना चाहता है. Now let's talk about the most logical corollary. अगर देखेंगे what is the meaning of the most logical corollary? It means that an inference that follows directly from the proof of an author. Inference मतलब कि हम किसी evidence को लेके एक conclusion पे आए हुए हैं, but हमें इसमें ये बात करनी है कि जो author बोल रहा है इसमें passage में कि इसका proof क्या है हमारे पास, कि हम logically proof क्या चीज है जिससे हम एक right option पे आ सकते हैं. क्वेश्चन बता रहा है, पैसेज ये बता रहा है कि पैथोजेंस की वजह से फूड बॉर्न इलनेसेस हो रही हैं, फूड कंटामिनेशन हो रहा है. फूड कंटामिनेशन यूजुअली किन चीज़ों से हो सकता है? फूड कंटामिनेशन रहता है कि प्रोसेस्ड फूड से होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट? जो कि हमें ऑप्शंस में यहाँ पे बताया गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट. We should depend on locally processed food only. Can this be the option? No, because हमें लोकली प्रोड्यूस फूड के बारे में डेफिनेटली बात नहीं की गई है. हमें सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है, फूड कंटामिनेशन, पैथोजेंस, एंड बाय मेकिंग फूड द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ऑफ द फूड और ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फूड प्रोडक्शन. हमें इन 4 चीज़ों के बारे में बात की गई है, राइट? ये 4 चीजें जो अंडरलाइन की गई हैं, हमें इन 4 चीजों के बारे में बात की गई है. हमें इन चारों चीजों को ही माइंड में रखते हुए आंसर पे आना है. वी हैव टू कंक्लूड एंड वी हैव टू मार्क द राइट आंसर. So locally produced food definitely not in the options, definitely cannot be marked because it is not being talked about. Can we talk about the option number D, that globalization of food production should be curtailed? क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही, फूड की ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा पैथोजेंस कॉज हो रहे हैं, या पैथोजेंस की वजह से हमारी इलनेस कॉज हो रही है, फूड बॉर्न इलनेसेस की? क्या हमें इस चीज का कोई लॉजिकली आंसर मिल रहा है इसमें पैसेज में? नहीं, हमें ये भी नहीं मिल रहा, राइट? बी ऑप्शन पे हम आ सकते हैं. बी ऑप्शन हमें ट्रू लग सकता है. क्यों? दैट फूड प्रोसेसिंग इज द source of all foodborne diseases. Well, this seems to be the implied meaning. ये एक implied meaning हो सकता है क्योंकि हम फूड कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं. हम पैथोजेंस, यूजुअली पैथोजेंस कहाँ पे, जब हम देखते हैं कि कोई प्रोसेस्ड फूड होता है, अगर उसकी एक्सपायरी हो जाती है, हम कहते हैं ना कि प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना होता. क्यों नहीं खाना होता? क्योंकि वो कितना पुराना है, उसकी एक्सपायरी कहाँ पे है, सो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. हम इस बारे में, हम ये सब चीज़ें हम इंटरलिंक कर सकते हैं सिचुएशंस को, बट ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्टली इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया है पैसेज में. सो food processing is the source of all foodborne illnesses, but it cannot be the answer. Why? Because it is just a crude assumption we hardly constructed from the passage. This is our assumption. This is not the logical corollary. So the most applicable answer would be that with more options for food come more risks. This could be the only answer because इसके बारे में बात नहीं की गई है. इसके बारे में बात नहीं की गई है locally produced food के बारे में, और globalization of the food production should be curtailed के बारे में तो definitely बात नहीं की गई है. And why this is the answer? Because this is the implied meaning, though it is explicitly unstated. It is not being unstated, but it is not unstated. It is explicitly unstated in the passage, but we can definitely make out from eliminating the 3 parts of the options that this could be the answer. We have not been told about the food processing. Food processing will not be, because this, ये एक, अगर देखा जाए तो ये एक स्मार्ट चॉइस दी जा सकती है टू measure the difference between option A and B. यूजुअली बच्चे यही करेंगे. क्यों? क्योंकि हम फूड प्रोसेसिंग के बाद
बारे में आ जाएंगे कि फूड प्रोसेसिंग के बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि बट ये हमारी एजम्पशन है। लेकिन हम ऑप्शंस अगर फूड के यहाँ पे देखें, कह रहे हैं ना यहाँ पे, ये फूड कंटामिनेशन कैन अकर एट एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट and improvements in international monitoring. Yet the rapid this increases consumers' vulnerability by making food harder to regulate and trace. As I told you that these are the four keywords we have to mark while coming to the conclusion. So we with this our option A is the right option. Now let's proceed to passage number 3. आप फिर से वीडियो पॉज करके इस पैसेज के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये पैसेज क्या बोलता है. I'm a scientist, privileged to be somebody who tries to understand nature by using the tools of science. But it is also clear that there are some really important questions that science cannot really answer, such as why is there something instead of nothing? Why are we here? In those domains, I have found that faith provides a better path to science. I find it oddly anachronistic that in today's culture there seems to be a widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible. If you want, you can read the passage twice. This is a little scientific, and this is a tug between science and faith. So, if you want, you can read the passage twice. So, simply मैं इसका explanation बता दूंगी. If you will go through the passage, it clearly throws the fact that the narrator believes both science and faith are important in arriving at the certain answers. So we are given with the options here. Which of the following is the most logical and rational inference? What do you mean by rational? And before asking for the rational, do we know the meaning of the anachronistic? So these are the few words which we are going to provide you at the PSIR club in the comprehension classes, where I will be clearing you with all the types of word meanings and the vocabulary, along with how to deal with such big terms while solving the questions. Right? Anachronistic means that which doesn't fit in well. Doesn't fit in well. जो एक बहुत ही oddly जगह पे आ जाता है. इसका अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम आपको बताएंगे कि जो रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग जगह पे आने की वजह से जो होता है उसको हम एनाक्रोनिस्टिक कहते हैं. हैविंग ओपिनियंस, और वी कैन से इन द रॉन्ग टाइम, नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द टाइम. इसका जो डिक्शनरी मीनिंग यही रहता है. कहते हैं ना कि this thing was quite anachronistic for you right now because you are tended to you intend to write civil services examination. जैसे watching a movie is quite anachronistic for you right now because you are going to write mains in the civil services examination in 1 month. So it is a wrong thing to be done at the wrong time, which is why anachronistic word is being used here. So let's figure out at the questions. Let's figure out the right answer for the question passage number 3. Now let's talk about option number A. Is it the faith? It is the faith and not science that can finally solve all the problems of mankind. Option B. Science and faith can be mutually complementary if their proper domains are understood. Option C. There are some fundamental questions which cannot be answered by either science or faith. And option D. In today's culture, scientific views are given more importance than spiritual views. Let's start with D. Can D be the option? No, D cannot be the option. Why? Because ये relate ही नहीं कर रहा है, ये resonate ही नहीं कर रहा है हमारे passage के साथ. Clearly, D is not an option.
Can A be the option? It is the faith and not science that can finally solve all the problems of mankind. ऐसा ऑथर ने बोला क्या इसमें? नहीं, ऐसा ऑथर ने नहीं बोला इसमें. साइंस, इसने सिर्फ इतनी बात बोली कि साइंस cannot really answer. There are few questions, important questions that science cannot answer. Only few fundamental questions only faith can answer, right? As I said that both the things are as per the author, both the things science and faith are important in arriving at certain answers. बहुत ही clearly mention किया गया है ये इसमें. So अगर हम both the things पे आते हैं तो definitely इसका option क्या है? Science and faith that can be mutually complementary if their proper domains are being understood. This could be the answer. Neither C nor D and nor A can be the answer. C तो definitely नहीं है क्योंकि fundamental questions के बारे में इसमें बात नहीं की गई है. इसमें डायरेक्टली इस बारे में बात की है कि दोनों हैंड इन हैंड है एंड दोनों की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है टू अराइव एट अ प्रॉपर कंक्लूजन. सो दिस इज द ओनली थिंग दैट इज बीइंग सेड. इट्स अ वेरी सिंपल पैसेज. If you will read it once or twice, you will understand that what could be the most logical and the rational inference. Rational means practical inference. प्रैक्टिकलिटी बताता है, प्रैग्मेटिज्म बताता है कि ये हो सकता है, ऐसी प्रैक्टिकलिटी इसमें है. इन्फ्रेंस मतलब हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए बेस्ड ऑन द कंक्लूजन्स. जैसे कि हमारे पास इसमें ये बताया गया है कि इट इज सॉरी इसमें ये बताया गया था साइंटिफिक एंड spiritual views are incompatible. It is a presumption that scientific and spiritual views are incompatible, but ऐसा नहीं है. If you would read the last line twice and thrice, you would understand that it is very important that science and faith have to be mutually complementary if the proper domains are being understood. I hope you understand the passage. Now, let's move to passage number 4. Passage number 4, what does the passage talks about? So, though I have discarded much of the past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and contain her and divide her people, and suppress vast numbers of them, and prevent the free development of the body and the spirit, though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in that unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of the India. What does the passage talks about? You please, you can pause the video for a minute or two, and you can read the passage once or twice. This is a direct speech an author is saying, and this passage clearly talks it. इसका direct gist मैं passage का ये बताऊंगी कि the passage basically answers the questions with a very synonym terms. अगर हम questions इसमें देखेंगे, what does the author wants India to get rid herself of the past certain past bonds? Because क्यों India wants India to get rid of क्यों ऑथर चाहती है कि वो इंडिया should get rid of herself of the certain past bonds? Because इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला, like physical for body, and second, spiritual for spirit, right? इसमें synonym terms यूज हो रहे हैं. हमारा पहला आ रहा है स्पिरिचुअल एंड दूसरा आ रहा है फिजिकल फॉर बॉडी एंड स्पिरिट को लेके हमारा ये की टर्म है हमारे इस पैसेज में. अगर हम इस की टर्म को ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आइडियली देखा जाए तो पैसेज में ऑथर यही बात करी दैट शी वांट्स टू प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट. दैट मीन्स बॉडी, physical, and spirituality. So with this option
अगर हम देखेंगे, इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे, इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, कोई क्रिटिकलिटी नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, या कोई कोरोलरी नहीं पूछी गई है. तो what could be the right answer? He is not able to see the relevance of the past? No. There is not much to be proud of? No. She is proud of India. She is proud of the great inheritance that has been and is ours, which is clearly mentioned in the passage. He is not interested in the history of India? Definitely not, because they obstruct her physical and spiritual growth. So clearly shows the answer is quite in front of us by looking at the words and the key words in the passage. So this is how you should solve the passages, and this is how you should have the conduct while solving the passages, because there are few passages जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है. कुछ ऐसे पैसेजेस आते हैं, कुछ पॉलिटिकल पैसेजेस आते हैं जिसमें हमको पॉलिटिकल नॉलेज उसी के हिसाब से रखनी पड़ती है. कुछ सोशल पैसेजेस आते हैं, कुछ एनवायरनमेंट के रिलेटेड पैसेजेस आते हैं. एंड सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी है कि कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है. कॉम्प्रिहेंशन सही में माना जाए तो इसका मतलब है ठीक से समझना. क्या हमने पैसेज को ठीक से समझा है कि हम उसके आंसर पे कंक्लूड कर सकें. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने होती हैं, और इनकी बहुत स्ट्रैटेजीज रहती है समझने की. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस रहते हैं. हम आपको PSIR क्लब में हर एक टाइप के पैसेजेस और हर एक किस्म के कॉम्प्रिहेंशंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल in the course which I'm starting from the 15th of January 2022. I hope मैं आपसे वहाँ पे मिलूँ, एंड हम ये कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे, एंड हम डिस्कस करेंगे जिसके भी डाउट्स रहेंगे वोकैबुलरी को लेके, या लॉजिकल एबिलिटीज़ को लेके, या बेसिक एबिलिटीज़ को लेके, या रीडिंग स्पीड को लेके. कई बच्चों की रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं रहती है, वो समझ नहीं पाते हैं. जैसे हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन आया था इसमें, जिसमें हमने एनाटॉमिस्टिक को लेके बहुत डिस्कशन किया था. सो इन सब चीज़ों के बारे में हम ध्यान रखते हुए कोर्स में हम ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझाएंगे, एंड इट विल बिकम इवेंचुअली इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन, एंड यू कैन डू इट. Probably you can do all the comprehensions within few seconds. By looking at the question itself, you will understand what the comprehension is talking about. So thank you all, and my best wishes. Bye.